नमस्कार। आज हम आप लोगों से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। चलें करते हैं आज के क्वेश्चन शुरू। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। यह कथन असत्य है। इसका निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया था और उसकी योजना 225 फीट ऊंची 4 मंजिला इमारत बनाने की थी, किंतु ऐबक के समय एक ही मंजिला बन पाई थी। 3 मंजिले का निर्माण इल्तुतमिश के समय पूरा किया गया था और फिरोज शाह तुगलक के समय इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसने इसके स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण किया था। इस प्रकार यह इमारत अब 5 मंजिला हो गई है। कुतुब मीनार के निर्माण में बलबन का कोई योगदान नहीं था। और सारे ऑप्शन भी देख लीजिए। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी और अरिहर फर्स्ट ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 था? यह था खुम्स। खुम्स युद्ध के दौरान लूट का माल 1/5 लिया जाता था। फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया था? यह किया गया था औरंगजेब। फतवा ए आलमगीरी मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में विधिवेताओं की एक दल द्वारा तैयार किया गया था। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, वह किस देश से था? इब्न बतूता यह मोरक्को से था। जौनपुर में शर्की राज्य स्थापित किया गया था। यह मलिक सरवर ने स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खान की मुख्य स्मृति में गोमती नदी के तट पर जौनपुर नगर की नींव रखी थी। 1394 में नासिरुद्दीन महमूद ने अपने एक दास मलिक सरवर ख्वाजा जहां को मलिक उस शक पूर्ण का स्वामी की उपाधि सहित प्रशासन करने के लिए जौनपुर भेजा था। मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। निम्नलिखित में से सुल्तान ने किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी? यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने मद्य निषेध लागू करने का असफल प्रयास किया था? यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। इन्होंने 6 बार इनके आक्रमण का सामना किया था। सबसे पहला मंगोल आक्रमण कादिर खां के नेतृत्व में हुआ था, जो 1296 में हुआ था। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित है? जिसका ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर ए है, इब्न बतूता किताबुल रहला। मिन्हाज ने तबकात नासिरी लिखी है। बदायूं ने मुंतकाब उत-तवारिक और इनायत खां ने शाहजहांनामा। एक और बार देख लीजिए। इनायत खां ने शाहजहांनामा, मिन्हाज ने तबकात नासिरी और बदायूं ने मुंतखाब उत-तवारिक। निम्न सुल्तानों में किसने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने की प्रथा प्रारंभ की? यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू की गई। निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया? यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए निम्न में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? यह की थी शहना-ए-मंडी और बरीद और मुनीस का। निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल का प्रयोग में लाना प्रारंभ किया था? यह किया था नील। 1221 में जलालुद्दीन मंगबन्नी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आदमका और सिंधु तक पहुंच गया। वह कौन था? वह ख्वारिज़्म के शाह का पुत्र था। मंगोल नेता चंगेज़ खान ने 1221 में पर्शिया के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़ शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया था। निम्नलिखित में से किस सुहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी, जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान में था? वह था शेख जमाली। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला है तुर्कान-ए-चहलगनी
इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्को गुलाम अधिकारियों का समूह था। यह इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था। यह कथन हमारा सही है। शमशी गुलामों का एक ही मास्टर था और एक ही समूह। प्रत्येक ने एक घोषणा की थी, मैं ही हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं, और एक दूसरे को संबोधित किया कि तुम क्या हो जो मैं नहीं हूँ, और तुम क्या कर रही हो जो मैं नहीं कर रहा हूँ। ये भी कथन हमारा सही है। दोनों ही हमारे कथन सही है और आर सही तरह से एक ही व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से बलबन द्वारा अपनी सेना को पुनर्गठित करने के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है? इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही वक्तव्य सही है। बलबन ने सैनिकों की संख्या और उसके वेतन तथा परिलाभों में वृद्धि की है। अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को एक्सरसाइज की बारबरता पर बल दिया। बलबन ने अपने सैन्य अभियानों को गुप्त रखा और अपने मलिकों को कूच करने से केवल एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को निम्न में से किस निम्न वर्गों में विभाजित किया? यह किया गया था रातिबी व गैर रातिबी में। फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को रातिबी व गैर रातिबी वर्गों में विभाजित किया था। रातिबी के अंतर्गत इसको शासन का संरक्षण प्राप्त था और गैर रातिबी के अंतर्गत यह निजी स्वामित्व पर आधारित था। फिरोज के शासनकाल में कुल 36 शाही कारखाने थे। निम्न में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफ़ी कमजोर कर दिया? यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? यह शमशुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा कि अमीरों को उनकी इक्ताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी व साहूकार बहुत धनी हो गए थे? ये शम्स सिराज अफीफ ने कहा था। शम्स सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में अमीरों को उनकी इक्ताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी व साहूकार को धनी बनने का उल्लेख करता है। अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? यह सितार के लिए। उन्हें सितार, तबला और सारंगी इसमें प्रमुख है। अमीर खुसरो को इन वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है। दिल्ली के लोधी सुल्तान कौन थे? दिल्ली के लोधी सुल्तान अफगान थे। लोधी प्रथम अफगान थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उन्होंने तुर्कों की सत्ता को समाप्त कर अफगान शासक की नींव रखी। द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा की गई थी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सम्मिलित है? जिसका सही उत्तर है इब्न बतूता की किताब उल रहला। इब्न बतूता ने किताब उल रहला लिखी है। मिन्हास ने तबकात नासिरी, बदायूं ने मुंतखाब उत-तवारीख और इनायत खान ने शाहजहां नामा लिखी है। मध्यकाल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड क्या कहलाते थे? यह खालसा कहलाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ की थी? यह उन्होंने कड़ा में की थी 1296 में। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी? यह इन्होंने देवगिरी 1327 में की थी, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें दोनों ही कथन सही नहीं है इल्तुतमिश से रिलेटेड, क्योंकि हौज खास व राजधानी सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम कौन था? मुकद्दम गांव का मुखिया होता था। ये छोटे भूस्वामी को खूत कहा जाता था। पतंजलि के योग सूत्र को अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? यह अल-बरूनी के द्वारा अनुवाद किया गया। 11वीं सदी में अल-बरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? यह नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल के दौरान 1398 में मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण भारत व सल्तनत दोनों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुए थे। इन दो कथनों में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लिया गया सबसे विवादास्पद फैसला दिल्ली से देवगिरी राजधानी का तथाकथित स्थानांतरण था। यह कथन हमारा सही है, जबकि हमारा आर वाला कथन हमारा गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लगभग 700 मील दूर देवगिरी की राजधानी बनाने के उद्देश्य से चुना था। इसका सबसे प्रमुख कारण देवगिरी को साम्राज्य के केंद्र में स्थित होना था। उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। उन्होंने दिल्ली निवासियों को सजा देने के लिए उद्देश्य से आज्ञा थी कि वह दिल्ली छोड़कर देवगिरी को चले जाए। उसका दिल्ली का
से राजधानी स्थानांतरित, सांकेतिक मुद्रा का चलन व कराची का सैनिक अभियान असफलता के कारणों में गिना जाता है। निम्न में से गुलाम वंश का नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी, यह गुलाम वंश का नहीं है और सारे गुलाम वंश के हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और रजिया। जालौर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालौर का नाम रखा, उन्होंने जलालाबाद रखा। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन कुर्ग ने 1311 में जालौर पर अधिकार किया और जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा। जालौर का अंतिम चौहान वंशी शासक कान्हड़वाड़ देव और उसका पुत्र विरम देव मारे गए। मंगोल खां तरमाशरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय तरमाशीन के द्वारा 1327 से 28 के बीच में भारत पर आक्रमण किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे 5000 दिनार की सहायता देकर वापस भेज दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह एकमात्र मंगोल आक्रमण था। तक्कावी ऋणों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस केस में जो हमारा कथन सही नहीं है वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट और थर्ड देख लेते हैं। तक्कावी ऋणों के संबंध में यह कृषि प्रयोजनों हेतु किसानों को दिए जाते थे और ये चौधरियों और मुकदमों के माध्यम से दिए जाते थे जो अलग अलग किसानों को वितरण होते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि से संबंधित एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की जो राज्य की तरफ से तक्कावी ऋण प्रदान करता था। कृषि कार्य हेतु दिए जाने वाले चौधरियों और मुकदमों के माध्यम से किसानों को वितरण दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार यात्री मुबारक खिलजी के शासनकाल में दौरान बढ़ती कीमतों के बारे में उल्लेख करता है? यह करता है शेख मुबारक। अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिसमें ऑप्शन नंबर डी, यह सही नहीं है। और कथन देख लेते हैं। उसने किसानों को बोझ कम करने के लिए हुक्म ए मसाहत, माप के स्थान पर हुक्म है हासिल, फसल बढ़ाई को अपनाया। गयासुद्दीन ने ग्राम प्रमुखों को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के लिए अलाउद्दीन के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया और उसकी परिपीठियों का बहाल किया। उसने खेती और चारागाह को कर निर्धारण में छूट प्रदान की। यह यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। बर्नी द्वारा वर्णित त्रिकोणीय संबंध के कौन से तत्व हैं? त्रिकोणीय संबंध स्वेच्छाकारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात्य वर्ग, गैर कुलीन वर्गों के नवोदित वर्ग। उस पुस्तक का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहाँ मिन्हाज-उस-सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया था। यह थी तारीख़ फ़िरोज़शाही। निम्नलिखित में से बर्नी की लेखन शैली के बारे में क्या सही है? जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। बर्नी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक इतिहास के महत्वपूर्ण विश्लेषण में विश्वास रखते थे। बर्नी का तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखने का उद्देश्य क्या था? इनके लिखने का उद्देश्य फिरोज शाह तुगलक को खुश करना था। मिन्हाज-उस-सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या है? मे बी ताजुल नासिर, नो। इनकी बुक का शीर्षक है तबकात ए नासिरी। मिन्हाज-उस-सिराज की तबकात ए नासिरी। मिन्हाज-उस-सिराज दिल्ली के मामलुक सल्तनत के प्रमुख इतिहासकार थे। दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी थी। उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कथन सही है? जिसका सही उत्तर है ए और बी। उसे मालूम था कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। उसने कभी भी रोज़ा नहीं रखा। उसने नशीले पेयों को बैन करके रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने। गुलबर्ग की जामे मस्जिद में निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है? जिसका सही उत्तर है ए बी डी। सही सी नहीं है सही। भारतीय और ईरानी तत्व परस्पर ऐसे गुथे हुए थे उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता था। संपूर्ण संरचना विशालकाय स्तंभयुक्त छतदार भवन है। 7 पंक्तियों से व्यवस्थित छोटे गुंबदों में संपूर्ण छत आच्छादित है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।